गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा इंग्लिश का लेसन वन का सेकंड पार्ट है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। है। और इस खबर के चक्कर में सारे जो विलेज के पुराने बूढ़े लोग थे वो भी आ गए थे क्लास में। तो क्या होता है, व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस, मतलब क्या कहता है फ्रांस की, जब मैं ये सारी चीजें सोच रहा था, कौन सी सारी चीजें हमने भाई पिछले पार्ट में पढ़ा ही था कि यहाँ तक वो ये सोच रहा था कि यार ये सब इतने बड़े सारे लोग क्यों आए हैं क्लासरूम में, इसलिए आए हैं क्योंकि ये अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहते हैं एम हैमल सर को उनके 40 इयर्स की सर्विस के लिए। तो जैसे ही वो ये सब चीजों के बारे में सोच रहा था, अपना दिमाग लगा रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। वो नाम सुनता है अपना बुलाया जाना, मतलब वो सुनता है कि उसका नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। क्या हुआ था, एम हैमल ने बताया था कि भाई फ्रांस अब हम पढ़ाना बंद करने वाले हैं। और इस खबर के चक्कर में सारे जो विलेज के पुराने बूढ़े लोग थे वो भी आ गए थे क्लास में। तो क्या होता है, व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस, मतलब क्या कहता है फ्रांस की, जब मैं ये सारी चीजें सोच रहा था, कौन सी सारी चीजें हमने भाई पिछले पार्ट में पढ़ा ही था कि यहाँ तक वो ये सोच रहा था कि यार ये सब इतने बड़े सारे लोग क्यों आए हैं क्लासरूम में, इसलिए आए हैं क्योंकि ये अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहते हैं एम हैमल सर को उनके 40 इयर्स की सर्विस के लिए। तो जैसे ही वो ये सब चीजों के बारे में सोच रहा था, अपना दिमाग लगा रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। वो नाम सुनता है अपना बुलाया जाना, मतलब वो सुनता है कि उसका नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। रिसाइट करने का क्या मतलब होता है, टू रिपीट लेसन प्रिपेयर्ड और मेमोराइज। तो मतलब क्या है भाई, पार्टिसिपल्स के लेसन के ऊपर हमने हमें स्टार्टिंग में बताया गया था फ्रांस के द्वारा कि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले थे एम हैमल। तो उसके नाम आ गया था कि उसे पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ना था, बोलना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud, clear and without any mistake? तो अब वो क्या कहता है कि मैंने क्या नहीं दिया अपना, कि मैं उन ड्रेडफुल का मतलब मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट पार्ट में, मतलब खतरनाक एनोइंग सा चीज, कोई चीज, कि मैं वो ड्रेडफुल पार्टिसिपल्स के रूल्स दे पाता, कर पाता, बोल पाता लाउडली, क्लियरली और बिना किसी गलती के। तो वो ये क्वेश्चन करता है कि यार मैंने क्या नहीं दिया, क्या कोशिश नहीं करी ऐसा करने की मैं कि अच्छे से पार्टिसिपल्स के रूल बोल पाऊं। बट I got mixed up on the first words। कह रहा है मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं ढंग से करूं, पर मैं तो स्टार्टिंग के ही कुछ वर्ड्स में मैं मिक्सअप कर देता हूं, मतलब सारा हड़बड़ा जाता हूं। एंड स्टूड देयर होल्डिंग फॉर ऑन द डेस्क, होल्डिंग ऑन माय डेस्क। क्या कहता है कि मैं बिल्कुल घड़बड़ा जाता हूं, जैसे मैं भी थोड़ा हड़बड़ा रहा हूं वैसे वो भी हड़बड़ाने लग गया था हमारे जो फ्रांस है। और फिर वो एकदम शांत हो जाता है, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। तो वो एकदम शांत खड़ा होके अपने डेस्क को टाइटली पकड़ लेता है घबराहट में। माई हार्ट बीटिंग, उसको हार्ट तेजी से बीट करने लगता है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो ऊपर देख सके अपने टीचर को। आई हर्ड एम हैमल से टू मी। अब इस बात पे मतलब वो फ्रांस को देखने के बाद टीचर क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट स्कूल्ड यू लिटिल फ्रांस, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाता तो उसमें टीचर ये बोलते हैं कि लिटिल फ्रांस मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ। वो क्या कहता है कि तुम्हें बुरा लगना चाहिए, और मुझे पता है तुम्हें ऑलरेडी बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज। वो एकदम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ थोड़ा तेज होके बोलता है कि देखो ये सब क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, क्या कहता है कि हम हर दिन अपने आप से क्या कहते थे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। तो क्या है, हम अपने आप से, और हम जो बच्चे बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं हमारे भी यही हाल है यार। आप लोग क्या करते हो, मैं भी यही करता था कि हम क्या कहते थे कि अरे बहुत टाइम है मैं कल पढ़ लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। वो क्या कहता है, और अब तुम देख रहे हो हम कहाँ किस मुकाम पे पहुंच गए हैं, आज हम किस दिन पे आ चुके हैं। That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. अब वो क्या कहता है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है एल्सास के साथ। मतलब एल्सास यहाँ पे लिटरली हमारी उस विलेज को नहीं कह रहा, मतलब उसके लोगों के साथ। शी मतलब जो एल्सास के लोग हैं वो अपनी लर्निंग के काम को, सीखने के काम को, पढ़ाई के काम को हमेशा कल पे डाल देते हैं। और इनफैक्ट ये एल्सास की विलेज के हाल नहीं है यार, ये तो पूरी दुनिया के हाल है। नाउ those fellows out there will have the right to say to you। अब वो कहता है कि जो वो फेलोज बाहर है, फेलोज यहाँ पे किसको पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं महमल, यानी प्रशियन सोल्जर्स या प्रशिया के जो लोग हैं वो बाहर जो हैं, वो अब उनके पास राइट होगा तुम्हें कहने का। क्या, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak
और नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो वो क्या कहता है कि अब देखो उन जो बाहर प्रशिया के लोग हैं, वो सोल्जर्स हैं, उनके पास अब अधिकार आ चुका है ये कहने का कि तुम लोग मतलब हमें, वो अब ये कहा करेंगे कि तुम्हें अपने आप को फ्रेंचमैन कहने का हक भी कैसे है जब तुम अपनी भाषा को लिख भी नहीं सकते ना तुम बोल सकते हो। अब देखो ये मैंने ग्रीन लाइन इसीलिए करी है क्योंकि ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में से एक और बहुत हिस्सा है जिससे क्वेश्चन आते हैं कि यार ये इस चैप्टर के एक्चुअल में एसेंस है, इस चैप्टर के सबसे मेजर चीज यही है कि देखो जो प्रशिया से आया था रूल कि भाई फ्रेंच अब तुम नहीं लर्न करोगे, अब तुम जर्मन लर्न करोगे, इसका रीजन ही यही था। आगे बल्कि आगे की लाइंस में ये चीज दोबारा भी आएगी, हम दोबारा डिस्कशन करेंगे इस बात पे कि जब किसी इंसान को अपनी मातृभूमि की भाषा, अपना कल्चर नहीं आता होता तो फिर उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है उस तरीके से जिस तरीके से अगर मैं आप लोगों में से किसी का नाम ही खत्म कर दूं। तो वो यही कहता है कि वो प्रशिया के सोल्जर्स, उन प्रशिया की गवर्नमेंट ने हमारी आज आइडेंटिटी खत्म करने की हिम्मत करी है, उनके पास राइट आ गया है कि वो हमारी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं, हमारी भाषा हमें सीखने और लिखने का जो एक लर्निंग का सिस्टम था उसको खत्म करके। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, we've all a great deal of reproach ourselves with। reproach का क्या मतलब होता है, वो दोबारा हमारा पेन का साइज बड़ा हो गया है। reproach का क्या मतलब होता है, if you express disapproval of criticism of or disappointment in someone, मतलब जब आप किसी इंसान से बड़े ज्यादा disappointed फील करते हो तो वो क्या कहते हैं कि लिटिल पुअर फ्रांस तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सबसे बेकार चीज मैं ही हूं या सबसे बेकार इंसान मैं ही हूं। we've all कह रहे हैं हमारे टीचर एम हैमल क्या कहते हैं कि हम सब बड़े आज डिसअपॉइंटेड हैं, हम सब बड़े अपने आप से रिप्रोच कर रहे हैं, हम सब के सब मतलब आज हम सब के सब अपने आप से डिसअपॉइंटेड हैं। To have you learn, अब anxious का मतलब आपको पता ही होगा, uneasy और apprehensive about a certain uncertain event। तो होता क्या है कि भाई हम हमें बच्चों को क्या कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स इतना ज्यादा सीरियस नहीं थे तुम्हारी पढ़ाई को भी लेके, they preferred to put you to work on a farm or at the mills। वो क्या कहते हैं कि वो तुम्हारे पेरेंट्स प्रेफर करते थे कि वो तुम्हें किसी फार्म में या फिर किसी मिल में काम करने के लिए भेज दें as to have a little more money, ताकि तुम थोड़ा बहुत कमा पाओ और उनके पास थोड़ा और पैसा आ पाए। एंड आई अब एम के कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, और मैं अगर मैं अपनी बात करूं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। क्या कहते हैं कि मेरी भी गलतियां हैं, मेरे पे भी ब्लेम डालना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माय फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ यू लर्निंग योर लेसन्स। वो क्या कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा अपने फूलों पे पानी डालने के लिए, इंस्टेड कि तुम जाके पढ़ाई करो मैं उसके लिए भेजूं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे। तो एम हैमल क्या कहते हैं, और जब मेरे को फिशिंग के लिए जाना होता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टियां ही नहीं दे देता था। तो यार ये ह्यूमन नेचर को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे कि जब हमारे पास कोई चीज जा रही होती है तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तो बोलते बोलते फिर एक से दूसरी चीज पे आते आते एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने लगते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज saying that it was the most beautiful language in the world। अब भाई ये चीज मैंने ग्रीन अंडरलाइन इसलिए कर रखी है कि एम हैमल के ओपिनियंस क्या थे फ्रेंच लैंग्वेज को, ये जानना जरूरी है, घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एम हैमल भाई इधर से उधर बात करते करते फिर बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि सबसे सुंदर भाषा है इस वर्ल्ड की, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा लॉजिकल, एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और वो क्या कहते हैं बच्चों को कि बेटा हम सबको इस लैंग्वेज को पूरा गार्ड करना पड़ेगा और हम इसे कभी भुलाएंगे नहीं। बिकॉज when people are enslaved, क्योंकि जब लोग स्लेवरी में आ जाते हैं, as long as they hold fast का क्या मतलब होता है, सिक्योरली। तो क्या कहते हैं कि जब लोग स्लेवरी में आ जाते हैं किसी दूसरे लोगों के अंडर, जब तक उन्होंने अपनी लैंग्वेज होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। मतलब जब तक उनके हाथ में बिल्कुल सिक्योरली टाइड है उनकी भाषा, तब तक ये उस तरीके से है जैसे उनके पास अपने जेल की चाबी है। तो भाई यही समझाते हैं हम, अपनी भाषा को कभी मत भूलना। देन ही ओपन अ ग्रामर
अब वो फिर ये बात बोलने के बाद वो एक ग्रामर, अब ग्रामर का मतलब है एक ग्रामर की बुक खोलते हैं एंड रेड अस और लेसन, और फिर वो एक लेसन पढ़ाते हैं हमारा जो भी ग्रामर का उस दिन का था। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब भाई फ्रांस भी भाई अब चौंक रहा है, वो क्या कहता है कि मैं बड़ा हैरान हो गया एक चीज देख के, मेरे को कितने अच्छे से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम सो इजी भाई, एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो वो क्या कहता है कि जो भी उन्होंने कहा वो इतना इतना ज्यादा आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। अब वो क्या कहता है कि मेरे को भी ऐसा लगता है, फ्रांस हमें क्या कह रहा है कि मैं मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने कभी आज तक इतनी ध्यान से सुना ही नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और उन्होंने भी, एम हैमिल्टन ने भी हमें इतनी पेशेंस से आज तक शायद नहीं समझाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल he knew before going away and to put it all into our heads in one stroke at one stroke। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो पुअर मैन है, पुअर का मैं मतलब भाई दोबारा बोल दूं आपको, पुअर का मतलब गरीब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पुअर का मतलब है कि मतलब जो ये जो लाचार बेचारा आदमी है वो हमें सब कुछ देना चाहता था जाने से पहले, अपनी सारी नॉलेज, एंड वो हमें सब कुछ हमारे दिमाग में सब घुसाना चाहता था एक स्ट्रोक में। आज आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर खत्म करने के बाद भाई उन्होंने राइटिंग में लेसन चालू किया। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सास फ्रांस। तो अल्सास, अभी आगे एक और अल्सास लिखा है। हाँ, तो भाई राइटिंग का चालू होता है भाई, जैसे आप लोगों का राइटिंग सेक्शन है वैसे उनकी राइटिंग की क्लास चालू होती है। और उस दिन के लिए सर जो होते हैं वो भाई पूरी एक नई कॉपियां लेके आते हैं, कॉपीज लेके आते हैं। कॉपियां में बोलने की आदत लगी हुई है यार बचपन से, तो कॉपीज लेके आते हैं नई, जिसमें कि फ्रांस अल्सास लिखा होता है बड़े ब्यूटीफुल राउंडेड तरीके से। They look like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk। और वो इतने अच्छे से लिखे होते हैं और वो उनको उस कॉपीज पे लिखे हुए फ्रांस से इतनी ज्यादा एकदम अटैचमेंट हो जाती है, उसे ऐसा लगने लगता है कि कॉपीज नहीं है, फ्लैग है हमारे देश के, जो कि हर डेस्क पे आज लगे हुए हैं और एक रॉड से चिपका के टांग के हर डेस्क पे हमें लगाने के लिए दे दिए गए हैं। You ought to have seen how everyone said to work। वो क्या कहता है कि तुम्हें देखना चाहिए था सब कैसे कैसे अपना काम करने में लग गए, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति से सब अपना राइटिंग का काम कर रहे थे। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक आवाज आ रही थी सब बच्चों की तेजी से वही अपने पेन से लिखने की। मतलब सब इतने सीरियस हो गए, आज सबको पढ़ने का इतना ज्यादा जज्बा आ गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई है। Once some beetles flew in। बीटल्स क्या होते हैं? बीटल्स मच्छर तो नहीं होते पर फ्लाइज होते हैं। आप एक तरीके से ये मान लो बीटल्स घुस जाते हैं क्लास में, मच्छर की तरह ही होते हैं, मतलब इरिटेटिंग से होते हैं, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। पर उन बीटल्स पे भी कोई अटेंशन नहीं देता, सब अपना लिखने में लगे हुए हैं बड़ी बड़ी सीरियसनेस से। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। मतलब क्या कहते हैं, अब देखो जो हमारी क्लासरूम थी, मैंने बताया भी था कि उसमें वही काफी सारे बूढ़े विलेजर्स भी आ जाते हैं, जो बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो क्या कहता है फ्रांस की भाई जो सबसे छोटे छोटे बच्चे भी थे क्लास में, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। मतलब क्या कहता है फ्रांस की भाई देखो वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी इतनी मेहनत से ढंग से अपने ट्रेस करने लग गए थे फिश हुक्स। अब थोड़ा यहाँ पे सरकास्टिकली कहा है फ्रांस ने कि भाई वो छोटे बच्चे थे, उनको ढंग से लिखना तो आता नहीं था, पर वो भी टीचर के कहते ही भाई अपने फिश हुक्स बनाने में लग गए। मतलब उल्टा सीधा जो भी लिखने का तरीका आता था वो लिखने में लग गए as if that was French too। और ऐसे लग गए जैसे भाई उनका लिखा हुआ ऐसा लगने लग गए जैसे वो भी बड़ी अच्छे से फ्रेंच जानते हैं और जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक फ्रेंच है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। अब क्या कहता है कि जो छत थी उस पे पिजन्स यानी कबूतर जो थे वो भी को बड़ी धीरे धीरे कर रहे थे। आई थॉट टू माई सेल्फ, और फ्रांस अपने आप से क्या सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। वो क्या सोचता है, और ये मेरे को लिटरली, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है पर मेरे को ये लाइन बड़ी दिल छूने वाली लगती है कि छोटा बच्चे के दिमाग पे कितना असर पड़ता है यार ऐसे इंसिडेंट्स का। तो फ्रांस अपने आप से पूछता है कि क्या इन कबूतरों को भी वो जर्मन बुलवाना चालू कर देंगे, क्या इनसे भी इनकी वो भाषा छीन लेंगे।
Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. तो क्या कहता है फ्रांस, जब भी मैं अपना लिखते लिखते ऊपर देखता था, मैं देख रहा था कि एम हैमल जो सर थे वो बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे अपनी चेयर पे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। गेजिंग का क्या मतलब होता है? अ स्टेडी इंटेंट लुक, मतलब जिसे कहते हैं ताकना। तो वो बिल्कुल ताक रहे थे, पहले तो एक चीज को देख रहे थे, देन एट अनदर, फिर वो किसी और चीज को देख रहे थे, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स in his mind just how everything looked in that little school room। तो वो ऐसे देख रहे थे हर चीज को एक एक करके, जैसे वो अपने दिमाग में बिल्कुल मेमोराइज, बिल्कुल फिट करना चाहते थे कि कैसा ये छोटा सा स्कूल का रूम लगता है और कहाँ पे वो एक एक चीज जो है वो लोकेटेड है। फैंसी, फैंसी का क्या मतलब होता है? यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज एट समथिंग, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क भी आप देख ही सकते हो। फैंसी मतलब वो कहता है इतनी कितनी हैरानी की बात है। फॉर 40 years, अब हैरानी की बात क्या है वो अगली लाइन में बता रहा है वो। फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and the class in front of him। तो वो क्या कहता है कि 40 साल से वो बिल्कुल सेम जगह में है, सेम क्लासरूम में है, और उस क्लासरूम के बाहर उसका गार्डन है और उसकी जो क्लास होती है वो उसके सामने होती है।